नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक जो डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर के द्वारा संकलित की गई है। इसमें अब तक हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं। आज 7वां चैप्टर और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अमेरिका की क्रांति। तो हम अमेरिका की क्रांति के इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम करीबन 80-90 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी क्लास है जो अंत तक जरूर देखना। करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध है। तो इन संगठनों का संबंध किससे है? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, इटली के एकीकरण से नहीं। इनका जो संबंध है वो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों की स्थापना अगस्त 1665 ईस्वी में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में सैमुअल एंड एडम्स और जॉन हैनकॉक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु? तो यह बात किसने कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मृत्यु? तो यह बात कही थी पैट्रिक हेनरी ने। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के क्रांतिकारी नेता पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का विरोध करते हुए कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताएं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रथम अंग्रेज बस्ती स्थापित हुई थी वह थी जेम्स टाउन। जेम्स टाउन जो वर्जीनिया में। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अप्रैल 1607 में लंदन की कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 सदस्यों का दल 3 जहाजों के साथ रवाना हुआ। इन जहाजों ने चेसापीक पहुंचकर लंगर डाला। इस प्रकार अमेरिका के वर्जीनिया में पहली स्थायी अंग्रेज बस्ती बसाई गई। 1607 में जेम्स नदी के किनारे यहाँ का प्रमुख शहर जेम्स टाउन बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अमेरिकी बस्तियां दे रखे हैं और सामने उसके संस्थापक दे रखे हैं। तो कौन सी है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले जो है मैरीलैंड। मैरीलैंड की स्थापना लॉर्ड बाल्टीमोर ने की थी, तो यह सत्य है। जॉर्जिया की स्थापना जेम्स एडवर्ड ओग्लीथॉर्प ने की थी, यह भी सत्य है। पेंसिल्वेनिया की स्थापना जो विलियम पेन ने की थी, यह भी सत्य है। और कनेक्टिकट की जो स्थापना है रॉजर विलियम ने की थी, तो इसकी स्थापना रॉजर विलियम ने नहीं बल्कि पादरी थॉमस हुकर ने की थी। तो इसकी स्थापना है जो थॉमस हुकर के द्वारा की गई थी, ना कि रॉजर विलियम के द्वारा। तो 4 नंबर जो गलत होगा, तो इसमें सुमेलित नहीं अर्थात असुमेलित पूछा है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अमेरिकी बस्तियां, उनके संस्थापक और उनकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, इसकी एक सारणी दी हुई है। तो 1636 में जो अमेरिकी बस्ती है कनेक्टिकट, इसकी स्थापना पादरी थॉमस हुकर के द्वारा की गई। न्यू हैम्पशायर की स्थापना सर हैम्पशायर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1664 में न्यूयॉर्क की जो स्थापना ये ड्यूक ऑफ यॉर्क के द्वारा की गई और 1663 ईस्वी में कैरोलिना की स्थापना जो जॉन कॉल्टन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिड किसने लिखी? तो राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिड किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी थी स्टीफन हॉपकिन के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1664 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉपकिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकन कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया। तो कौन सी अमेरिकन कॉलोनी है इन चारों में से जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? तो वह एक कॉलोनी है जॉर्जिया। 5 सितंबर से 22 अक्टूबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में हुआ था। दक्षिण में ज्यादा दूर होने के कारण जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया था? तो स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन जो फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने किया था, ये कब किया था? तो यह किया था 4 जुलाई 1776 को। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
2 जुलाई 1776 को रिजर्ट हेनरी ली ने स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा। अतः 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थॉमस जेफरसन व अन्य 4 सदस्य हैं। अन्य 4 सदस्यों में लिविंगस्टोन, रॉजर सरमन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स थे। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? तो यहाँ पर कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि 17 जून 1775 को कौन सा युद्ध हुआ था। तो 17 जून 1775 को जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है बंकर हिल का युद्ध। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। कॉनकॉर्ड और लेंग्स्टेगटन की लड़ाइयाँ जो 19 अप्रैल 1775 को हुई, बंकर हिल का युद्ध जो 17 जून 1775 को, चार्ल्सटन का युद्ध जो 29 मार्च से 12 मई 1780 को, इसके अलावा सारागोटा का युद्ध जो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 को, यॉर्कटाउन का युद्ध जो 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियनों के अमेरिका आने के क्या कारण रहे? तो यूरोपियनों के अमेरिका आने के क्या कारण रहे? निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। तो यूरोपीय जो अमेरिका क्यों आए थे, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहला कथन है कि अमेरिका की धन संपदा व संसाधन पर अधिकार करना, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे, अपने उपनिवेश स्थापित करना, तो यह भी सत्य है। धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह भी सत्य है। और चौथा, यूरोप के मध्यम वर्ग के लोग युद्ध व नरसंहार आदि से जूझ रहे थे, तो यह भी सत्य है। तो इन चारों ये जो कारण है जो यूरोपियन को अमेरिका खींच कर लाया था, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। यूरोप में उपनिवेशवाद विचारधारा का प्रचलन था, इसलिए यूरोपियन देशों में अमेरिका में अपना विस्तार करना शुरू किया। यूरोप लंबे समय से विद्रोह, नरसंहार, युद्ध आदि से जूझ रहा था। अतः मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग आदि यूरोप से पलायन करके अमेरिका आ जाते हैं और 1750 ईस्वी तक आते आते 13 उपनिवेश स्थापित किए जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में बसाई गई प्रथम यूरोपीय बस्ती कौन सी थी? तो अमेरिका में जो प्रथम यूरोपीय बस्ती बसाई वो थी सेंट ऑगस्टाइन। 1565 ईस्वी में स्पेन द्वारा अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रथम यूरोपियन बस्ती सेंट ऑगस्टाइन बसाई गई। 1605 ईस्वी में वर्जीनिया में जेम्स टाउन बस्ती बसाई गई, जो अमेरिका में पहली अंग्रेजी या इंग्लैंड बस्ती थी। तो अगर पूछा जाए कि अमेरिका में पहली यूरोपियन बस्ती कौन सी थी, तो वह थी सेंट ऑगस्टाइन, जो स्पेन के द्वारा बसाई गई थी। लेकिन अमेरिका में पहली इंग्लैंड की बस्ती या अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई बस्ती कौन सी थी, तो वह बस्ती थी जेम्स टाउन बस्ती, जो वर्जीनिया में बसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उपनिवेशों का सही समूह चुनिए। तो अमेरिका के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो जो उत्तरी अमेरिका जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से जो उपनिवेश थे, तो उनमें जो उपनिवेश बसाए गए थे, इनमें न्यू हैम्पशायर था, इसके अलावा मैसाचुसेट्स था, कनेक्टिकट था और रोड द्वीप अर्थात आइसलैंड था। अमेरिका में जो कुल 13 उपनिवेश बसाए गए थे, इनमें से 4, इसके अलावा अगर हम और बात करें, तो इसके अलावा न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी था, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी न्यू जर्सी के अलावा और थे पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, वर्जीनिया, मैरीलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जो जॉर्जिया। तो ये जो 13 उपनिवेश है, ये अमेरिका के अंदर यूरोपियन के द्वारा बसाए गए थे। अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उपनिवेश का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित उपनिवेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो जो अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो उपनिवेश बसाए गए थे, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो इसमें न्यूयॉर्क आएगा। न्यूयॉर्क जो 5 नंबर का उपनिवेश था उत्तर की तरफ से। उसके पश्चात न्यूयॉर्क के बाद 6 नंबर पर न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के पश्चात 7वें नंबर पर पेंसिल्वेनिया और 8वें नंबर पर डेलावेयर था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित उपनिवेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित है। न्यूयॉर्क जो
नीदरलैंड के द्वारा बसाया गया था। न्यू जर्सी जो बेल्जियम के द्वारा बसाया गया, पेंसिल्वेनिया जो विलियम पेन के द्वारा बसाया गया और डेलावेयर जो स्वीडन के लोगों के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किए गए उपनिवेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो जो अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें जो उपनिवेश बसाए गए थे उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो नाम आएगा वो नाम आएगा वर्जीनिया का। वर्जीनिया 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 के पश्चात वर्जीनिया जो 9 नंबर का उपनिवेश था। अगर हम सारे 13 उपनिवेश की बात करें तो उत्तर से 9 नंबर पर वर्जीनिया था, 10वें नंबर पर मैरीलैंड था, 11वें नंबर पर उत्तरी कैरोलिना, 12वें नंबर पर दक्षिणी कैरोलिना और 13वें नंबर पर जॉर्जिया था। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किए गए उपनिवेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, वर्जीनिया जो 1607 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा स्थापित किया गया, मैरीलैंड जो 1632 में वॉल्टीमेयर ने बसाया, उत्तरी कैरोलिना जो जॉन कोल्टन ने बसाया, दक्षिणी कैरोलिना जो जॉन कोल्टन ने ही बसाया था, जॉर्जिया या जॉर्जिया जो 1732 ईस्वी में एडवर्ड ओगलीथॉर्प के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिगो वेस्पुसी के संस्मरण के आधार पर किसने इस नए महाद्वीप नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा। तो यह नाम अमेरिका रखने वाले थे मार्टिन वर्ल्ड सिमुलर। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अमेरिगो के संस्मरण के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन वर्ल्ड सिमुलर ने 1507 ईस्वी में इस नए महाद्वीप का नाम उसके नाम पर अमेरिका अर्थात नई दुनिया रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा था। तो वह पहला देश था स्पेन। स्पेन ने अमेरिका में 1565 ईस्वी में प्रथम यूरोपियन बस्ती सेंट ऑगस्टाइन बसाई थी। इंग्लैंड की अमेरिका में प्रथम बस्ती वर्जीनिया प्रांत में 1607 सात में स्थापित जेम्स टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हैं। कूट की सहायता से सही समूह का चयन कीजिए। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना, जातीय समानता, सप्तवर्षीय युद्ध और नवविजित क्षेत्रों की समस्या। तो ये चारों ये जो इसके राइट आंसर है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ब्रिटिश सरकार अमेरिका में अपने कानूनों को कठोरता से लागू नहीं कर पाई तथा अमेरिका में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। वहां के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे। तत्कालीन विद्वानों का भरपूर सहयोग मिला, इसलिए अमेरिका की क्रांति शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्वीप को महाद्वीप पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह बात किसने कही थी कि एक द्वीप को महाद्वीप पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह बात कही थी थॉमस पेन के द्वारा। थॉमस पेन प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी। इसमें स्वतंत्रता की प्रशंसा और राजा के देवी अधिकारों की आलोचना की गई। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना राइट्स ऑफ मैन व्यक्ति के अधिकार, द अमेरिकन क्राइसिस, तर्क का ज्ञान आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक समाचार पत्र गजट पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन न्यूज लेटर नामक समाचार किसके द्वारा निकाला गया। तो बोस्टन न्यूज लेटर जो समाचार पत्र है ये कैंपबेल के द्वारा निकाला गया था। बोस्टन न्यूज लेटर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1704 ईस्वी में कैंपबेल ने किया था। बेडफोर्ड ने 1725 ईस्वी में न्यूयॉर्क गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गजट पत्र में बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ वर्ष दे रखे हैं और दूसरी तरफ कुछ एक्ट के नाम दे रखे हैं। तो कौन से जो एक्ट है यहाँ पर सुमेलित नहीं है कि कौन सा एक्ट किस वर्ष आया था। तो इसमें पहला नेविगेशन एक्ट जो 1624 में आया ये सत्य है। बुलन एक्ट जो 1689 में आया यह भी सत्य है। आयरन अधिनियम 1758। तो आयरन अधिनियम 1758 में नहीं बल्कि
1750 में आया था। तो सीन नंबर 3 नंबर जो गलत है। और ताम्र प्रगलन उद्योगों पर नियंत्रण जो 1732 में किया गया, तो ये भी सत्य है। तो इसमें असुमेलित पूछा है, तो असुमेलित इसमें 3 नंबर होगा। आयरन अधिनियम जो 1750 का है, ना कि 1758 का। पहला नेविगेशन एक्ट 1624 ईस्वी में लाया गया। इसके बाद 1651, 1663, 1691 में भी नेविगेशन एक्ट आए थे। 1689 में बुलन एक्ट लाया गया, जिसके तहत ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ किया, उसने उसी दिन अमेरिका को खो दिया। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था ट्रेविलियन ने। ट्रेविलियन ने कहा था कि जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ किया, उसने उसी दिन अमेरिका को खो दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद 8 अप्रैल 1663 को जॉर्ज ग्रीनविले, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। ग्रीनविले की नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकन नीति के अंतर्गत 4 कानून पारित किए गए, जिनमें शुगर एक्ट, क्वार्टरनी अधिनियम, करेंसी एक्ट तथा स्टाम्प एक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से भी हमें असुमेलित कथन बताना है कि असुमेलित कौन सा है। तो एक तरफ एक्ट के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ ईयर दे रखे हैं कि कौन सा एक्ट किस ईयर में पारित हुआ था। तो सबसे पहला है कि शुगर एक्ट। शुगर एक्ट तो 1765 में नहीं बल्कि यह 1764 के अंदर लाया गया था। तो पहला इसमें गलत है। दूसरा क्वार्टरनी अधिनियम 1665, करेंसी एक्ट 1665 और स्टाम्प एक्ट 1665। तो ये तीनों सही है, ये तीनों 1665 में आए थे। और जो शुगर एक्ट है, ये शुगर एक्ट आया था 1664 के अंदर। तो एक नंबर है जो गलत हो जाएगा। शुगर एक्ट 1664 ईस्वी में ग्रीनविले द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना प्रतिनिधि के कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा किसने दिया? तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था जेम्स ओटिस ने। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनविले के स्टाम्प एक्ट के विरोध में यह नारा जेम्स ओटिस द्वारा दिया गया। इनका कहना था कि जब उनकी ओर से अंग्रेजी पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो अंग्रेजी सरकार का उन पर टैक्स लगाना अनुचित व असंवैधानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविले के स्टाम्प एक्ट का विरोध मैसाचुसेट्स ने किसने किया था? तो ग्रीनविले का जो स्टाम्प एक्ट था, उसका विरोध मैसाचुसेट्स में किसने किया? तो यहाँ किया था एडम्स बंधुओं ने। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनविले के स्टाम्प एक्ट का विरोध मैसाचुसेट्स में एडम्स बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविले के स्टाम्प एक्ट के विरोध में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर। मैसाचुसेट्स विधानसभा के आह्वान पर 9 अमेरिकन बस्तियों के 37 प्रतिनिधियों का न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्टाम्प एक्ट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन 7 से 25 अक्टूबर 1765 को टिमोथी रगलस की अध्यक्षता में हुआ था। जेम्स ओटिस को जॉन एडम्स ने सम्मेलन की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घोषणा के तहत ग्रीनविले के स्टाम्प एक्ट की समाप्ति हुई? तो ग्रीनविले का जो स्टाम्प एक्ट था, इसकी समाप्ति जो किस घोषणा के साथ हुई? तो इसकी समाप्ति रंकिगम के घोषणा के साथ हुई थी। ग्रीनविले सरकार के गिरने के बाद बनी नई सरकार रंकिगम सरकार ने 1766 में स्टाम्प एक्ट समाप्त कर दिया, किंतु साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार इंग्लैंड के पास ही रहेगा। अतः 1766 में ही रॉन्किगम को भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेस्ट फॉर्मर्स की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी चार्ल्स डिकेंसन ने। एक नंबर ऑप्शन। टाउनशेंड घोषणा के विरोध में पेंसिल्वेनिया के किसान चार्ल्स डिकेंसन ने लेटर्स फ्रॉम फार्मर्स लिखे तथा इनको ब्रिटेन तक पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउनशेंड की कर योजना के तहत किस वस्तु पर कर नहीं लगाया गया? तो टाउनशेंड की कर योजना के तहत इनमें से कौन सी वस्तु पर कर नहीं लगाया गया? तो चाय पर, शीशा पर और कागज पर लगाया गया, लेकिन चीनी पर नहीं लगाया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
रॉकिंघम सरकार के पतन के बाद विलियम पिट ने नई सरकार बनाई जिसमें चार्ल्स टाउनशेंड अर्थ मंत्री था। चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाउनशेंड घोषणा की समाप्ति कब हुई? तो टाउनशेंड घोषणा की जो समाप्ति है यह हुई थी 1770 के अंदर। ब्रिटिश ब्रिटिश व्यापारियों की मांग व उपनिवेशवासियों के घोर विरोध के कारण लॉर्ड नॉर्थ की सरकार द्वारा 1770 ईस्वी में टाउनशेंड करो को समाप्त कर दिया। केवल चाय पर 3 पैसे प्रति पौंड कर ही शेष रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन हत्याकांड की घटना कब हुई? तो बोस्टन हत्याकांड की जो घटना है यह हुई थी 5 मार्च 1770 को। टाउनशेंड योजना के कारण अमेरिका में अवैध व्यापार अत्यधिक बढ़ गया, जिसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2 सैनिक यूनिट तैनात की गई, जहां 5 मार्च 1770 को स्वयंसेवकों सन्स ऑफ लिबर्टी व सैनिकों के मध्य झड़प हो गई, जिसमें 5 स्वयंसेवक मारे गए। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गापसी क्या है? तो गापसी क्या है? गापसी एक जहाज का नाम है। जहाज का एक नाम रखा गया था गापसी। गापसी एक जहाज का नाम था जो 1772 में तस्कर विरोधी अभियान में लगे शाही सेना में लगा हुआ था, जिसे जला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के उद्देश्य इनमें से कौन कौन से हैं? तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हालात सुधारना, यह सत्य है। ब्रिटेन का राजस्व बढ़ाना, यह भी सत्य है। और अमेरिका में तस्करी को समाप्त करना, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों जो इसके राइट होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है ये घटित हुई थी दिसंबर 1773 के अंदर। 16 दिसंबर 1773। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय सीधे अमेरिका जाएगी, जिससे अमेरिका में चाय सस्ती हो गई, जिससे अमेरिकी दलालों को नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने इस नीति का विरोध किया, जिसके तहत एक घटना घटी जिसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कहा जाता है। इस घटना में 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 340 चाय की पेटियां महासागर में गिरा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते थे? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत तहत ब्रिटिश अधिकारी है जो बिना कोई सर्च वारंट जारी किए किसी भी घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकते थे? तो वह अधिनियम था रीट ऑफ असिस्टेंस। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। रीट ऑफ असिस्टेंस के तहत कोई भी ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी घर को चेक कर सकते थे, जिससे अमेरिकियों पर खूब अत्याचार किए गए। क्वार्टनी अधिनियम 1765 के तहत ब्रिटिश सैन्य के व्यय का वहन व आवास की व्यवस्था अमेरिका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में वॉशिंगटन व पैट्रिक हेनरी ने किस किस प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह किया था वर्जीनिया का। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर से 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया शहर के कारपेंटर्स हॉल में हुआ था। मैसाचुसेट्स का प्रतिनिधित्व जॉन एडम्स व सैमुअल एडम्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के आयोजन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के आयोजन में जो 56 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में 56 प्रतिनिधि कुल 12 उपनिवेशों से आए थे। जॉर्जिया एकमात्र उपनिवेश था जो दक्षिण में दूर होने के कारण शामिल नहीं हो सका। पेंसिल्वेनिया का प्रतिनिधित्व डिकिंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस से कौन कौन से निर्णय लिए गए? निम्नलिखित कथनों में से सही कोट का चयन कीजिए। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? तो पहला, बोस्टन पर आए अधिनियमों को अस्वीकार कर दिया, तो यह सत्य है। ब्रिटेन को कहा कि 3 माह में संपूर्ण व्यापार संबंध समाप्त करने की चेतावनी दी, तो यह भी सत्य है। तीसरा कि 13 उपनिवेशों से अपील की गई, तो 13 उपनिवेशों से अपील की गई थी कि एक दूसरे का सहयोग करे, यह भी सत्य है। और चौथा है कि महाद्वीपीय संस्था बनाई, वह आगामी सम्मेलन का
महाद्वीपीय संस्था बनाए हुए आगामी सम्मेलन का निर्णय लिया गया। तो 4 नंबर भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग नहीं वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त करना था। अक्टूबर 1774 को यह सम्मेलन इस निर्णय के साथ समाप्त हो गया कि आगे भी विचार विमर्श हेतु सम्मेलन बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस मुठभेड़ से माना जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ है ये कॉनकॉर्ड की लड़ाई और लैंगिस्टन की जो लड़ाई हुई थी, लैंगिस्टन की लड़ाई और कॉनकॉर्ड की लड़ाई से जो अमेरिकन स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। यह लड़ाई 19 अप्रैल 1775 को हुई जिसमें ब्रिटिश सेनापति जनरल गैटन व अमेरिकी सेनापति सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसी खूबसूरत सुबह है आज? यह कथन किसने कहा था? तो किसने यह कथन बोला कि कैसी खूबसूरत सुबह है आज? तो यह बात बोली थी सैमुअल एडम्स ने। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। लैंग्स्टन में जब सैमुअल एडम्स ने तोपों की गड़गड़ाहट सुनी तो उसने प्रसन्न होकर कहा कि कैसी खूबसूरत सुबह है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्स्टन की चली पहली गोली को पूरी दुनिया ने सुना, यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी ईयरसन ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में किस प्रांत ने हिस्सा नहीं लिया? तो दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस ने किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें सभी उपस्थित थे। जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी उसमें जो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था, बाकी 12 उपनिवेशों ने लिया था। लेकिन द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर इन सभी 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था, तो सभी उपस्थित थे। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 तक चली इस कांग्रेस का आयोजन भी फिलाडेल्फिया में हुआ। इसकी अध्यक्षता बोस्टन के व्यापारी जॉन हैकोक ने की थी। इस सम्मेलन में उग्र विचारों के प्रतिनिधियों का बहुमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रस्ताव पर अमेरिकी सेनाध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया? तो कौन से किसके प्रस्ताव पर अमेरिकी सेनापति के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया? तो यह सुझाव दिया था जॉन एडम्स ने। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। जेफरसन ने कहा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष किसने रखा? तो 2 जुलाई 1776 को जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का जो प्रस्ताव रखा था, यह किसने रखा था? यह प्रस्ताव रखा था रिचर्ड हेनरी ली के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 को लाया गया जिसमें 12 उपनिवेशों का समर्थन मिला। न्यूयॉर्क ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो न्यूयॉर्क एक ने इसका समर्थन नहीं किया, बाकी के 12 उपनिवेशों ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने का भार जिस समिति को सौंपा गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जेफरसन। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। जेफरसन की अध्यक्षता में गठित समिति में 4 अन्य सदस्य बनाए गए जो निम्नलिखित थे। तो 4 अन्य सदस्यों में जॉन एडम्स, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन के अलावा रॉजर शर्मन और रॉबर्ट लिविंगस्टोन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके कितने भाग थे? तो उसके जो 4 भाग थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 3 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके 4 भाग थे। तो उसके 4 भाग क्या थे? पहला था कि स्वतंत्रता की घोषणा का उद्देश्य लिखा था। दूसरे में अमेरिका के नागरिकों के लिए मानवाधिकारों की मांग रखी गई और तीसरे में जॉर्ज ने 27 शिकायतें लिखी और चौथे में इंग्लैंड से राजनीतिक रूप से अलग होना था। मानवाधिकारों की बात जॉन लॉक की पुस्तक द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट से भी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
एक तरफ युद्धों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो तिथियां दे रखी है जिस तिथि को वह युद्ध हुआ था। तो सबसे पहला जो युद्ध का नाम है वो है ट्रेंटन का युद्ध। तो ट्रेंटन का जो युद्ध है यह 26 दिसंबर 1776 को हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पर है वॉन्डिवाइन का युद्ध। तो वॉन्डिवाइन का जो युद्ध है ये 11 सितंबर 1777 को हुआ। यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है सारागोटा का युद्ध जो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 ईस्वी तक चला। और चौथा नंबर पर है मेमत का युद्ध। मेमत का जो युद्ध है ये 19 मार्च 1780 को नहीं हुआ बल्कि 28 जून 1778 को हुआ था। तो मेमत का जो युद्ध है ये 1778 को हुआ था, ना कि 1780 में। तो चौथा गलत है। 29 मार्च से 12 मई 1780 तक जो युद्ध लड़ा गया था वह था चार्ल्सटन का युद्ध, न कि मेमत का युद्ध। तो 4 नंबर गलत है। इसमें असुमेलित पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सही सुमेलित निम्नलिखित है। ये युद्ध और सामने वर्ष है। ट्रेडन का युद्ध जो 26 सितंबर 1776 को हुआ। बॉन्डिवाइन का युद्ध जो 11 सितंबर 1777 को हुआ। सारागोटा का युद्ध जो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 को हुआ। मेमत का युद्ध जो 28 जून 1778 को हुआ। चार्ल्सटाइन चार्ल्सटाइन का युद्ध जो 29 मार्च से 12 मई 1780 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो अंतिम लड़ाई है वो थी यॉर्कटाउन की लड़ाई। तो 5 लड़ाई हमने यहाँ पहले देख ली थी। ये 5 युद्ध पहले देख लिए थे और इसके अलावा जो छठा युद्ध था और जो अंतिम युद्ध था वह था यॉर्कटाउन का युद्ध। तो यॉर्कटाउन का युद्ध अंतिम और छठा युद्ध था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने फ्रांसीसी सेनापति लाफायदा के सहयोग से 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन वर्जीनिया के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अंतिम रूप से पराजित किया। कॉर्नवालिस ने अपनी तलवार जॉर्ज वॉशिंगटन के पास भेज दी। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने हथियार इकट्ठे किए। बैंड ने उनके बैंड ने दी वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, दुनिया पलट गई की धुन बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की अंतिम रूप से हार के बाद किसने कहा था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है? तो यह मेरी व्यक्तिगत हार है, ये बात कहने वाले कौन थे? तो ये बात कही थी सेंट जर्मन ने। सेंट जर्मन 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। सेंट जर्मन ब्रिटेन में अमेरिकी मामलों का मंत्री था। तो ब्रिटेन के अंदर अमेरिकी मामलों का जो मंत्री था सेंट जर्मन, इसने कहा था कि यह हार मेरी व्यक्तिगत हार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया, यह किसने कहा? तो हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी लॉर्ड नॉर्थ ने। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की अंतिम रूप से पराजय होने की खबर सुनकर लॉर्ड नॉर्थ ने कहा था कि हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जॉर्ज तृतीय का निजी युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जिस संधि से मानी जाती है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो जो संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, उस पेरिस की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वे हुए थे 3 सितंबर 1783 को। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जिस संधि से हुई वह संधि थी पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि जो 3 सितंबर 1783 को हुई थी से मानी जाती है। इस संधि के समय अमेरिका का प्रतिनिधित्व बेंजामिन फ्रैंकलिन, साथ में जॉन एडम्स थे। वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व रिचर्ड ओसबोल्ड ने किया था। 13 उपनिवेश आजाद हो गए व यूएसए अस्तित्व में आया। नेक्स्ट और 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पेरिस की संधि 1783 के संदर्भ में कुछ कथन है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य हैं। पहला कि स्पेन को 2 क्षेत्र मिले, फ्लोरिडा व माइनॉर्का द्वीप, तो ये सत्य है। फ्रांस को अफ्रीका के सेनेगल व गोरी क्षेत्र दिए, यह भी सत्य है। इंग्लैंड को भारत में पांडिचेरी, यनम और महाई व करिकाल दिया गया, तो यह बात है जो गलत है। और चौथे नंबर पर है वेस्ट इंडीज के सेंट लुसियाना व टोबैगो भी फ्रांस को दिए,
तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 जो गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत के पांडिचेरी यानी महाई व करिकाल भी फ्रांस को मिले। इसके अलावा फ्रांस को मछली पालन का अधिकार न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर व नेवोसेल सकेशिया में प्रदान किया गया। इंग्लैंड व हॉलैंड की सीमा पूर्ववर्ती रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले लिखित संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दुनिया के पहले सॉरी पहले लिखित संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए वे हुए थे 21 जून 1788 को। अमेरिका संविधान के लिए समिति का गठन 17 सितंबर 1787 ईस्वी को हुआ। 28 सितंबर 1787 को संविधान प्रस्तुत किया गया। 21 जून 1788 को हस्ताक्षरित हुआ। 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। यह दुनिया का पहला लिखित संविधान था जिसमें कुल 7 अनुच्छेद थे। इस प्रकार दुनिया का पहला लोकतंत्र यूएसए बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रथम 3 राष्ट्रवादियों का नाम क्रमशः कौन से समूह में है? तो अमेरिका के प्रथम 3 प्रमुख जो राष्ट्रवादी है उन राष्ट्रवादियों के नाम पूछे गए हैं। तो उनके नाम है वॉशिंगटन, जॉन एडम्स और जेफरसन। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की क्रांति ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया, यह किसने कहा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अमेरिका की क्रांति ने ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ होना था? तो इसका जो आयोजन होना था वो होना था वॉल्टिमोर में। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन वॉल्टिमोर में होना था लेकिन इसका आयोजन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? निम्नलिखित कथनों में से सही समूह वाले कोट चुनिए। तो अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? ये जो प्रभाव के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं तो इन कथनों में से बताना कि कौन कौन सा सही है। पहला है कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा। तो ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा, ये सत्य है। दूसरा, उपनिवेशों ने बगावत की, ये भी सत्य है। तीसरा, वाणिज्यवाद की नीति का त्याग किया, ये भी सत्य है। और चौथा, फ्रांस की क्रांति के बीज बो दिए, तो ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान के बारे में किसने कहा था कि महोदय यह तो जनता का संविधान है, जनता की सरकार है, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्मित और जनता के सामने जवाबदेह है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी अब्राहम लिंकन ने। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, अब्राहम लिंकन ने नहीं बल्कि यह बात कही थी डेनियल वेबस्टर ने। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के नवीन संविधान हेतु 25 मई 1787 को आयोजित फिलाडेल्फिया सम्मेलन की देवताओं की सभा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन को देवताओं की सभा किसने कहा था? तो अमेरिका के नवीन संविधान हेतु 25 मई 1787 को जो फिलाडेल्फिया में सम्मेलन आयोजित हुआ, इसे जो देवताओं की सभा कहा गया था, यह बात कही थी थॉमस जेफरसन के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के नवीन संविधान हेतु 25 मई 1787 को वाशिंगटन की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया में आयोजित सम्मेलन को थॉमस जेफरसन ने देवताओं की सभा कहा। अमेरिका का संविधान 21 जून 1788 को हस्ताक्षरित हुआ था, जबकि 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। प्रथम 3 राष्ट्रपति क्रमशः वाशिंगटन, जॉन एडम्स और जेफरसन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका को फ्रांस द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की मूर्ति लिबर्टी अलाइंग द वर्ल्ड के मूर्तिकार कौन थे? तो अमेरिका ने जो फ्रांस के द्वारा जो प्रदान की गई स्वतंत्रता की मूर्ति है लिबर्टी अलाइंग द वर्ल्ड, इसकी जो मूर्तिकार है ये मूर्तिकार है फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर एक सामान्य खोज नामक रचना किसकी है? तो यह रचना बेंजामिन फ्रैंकलिन की।
फ्रैंकलिन की अन्य रचनाएं पेंसिल्वेनिया के विधान एवं शासन की ऐतिहासिकता ऐतिहासिकता पर समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर अमेरिकी क्रांति से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो पहला है कि अमेरिका ने फ्रांस से सहायता हेतु अपने दूत साइलेंस डीन को फ्रांस भेजा था, तो यह सत्य है। दूसरा, फ्रांस से लफायता के नेतृत्व में सैन्य सहायता अमेरिका को प्राप्त हुई, तो यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि जर्मन विचारक गेटे व लेसिंग ने अमेरिकी क्रांति का खुला समर्थन किया, यह भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है कि फ्रांसीसी विचारक जेसी समोल ने लिखा कि जल्द ही अमेरिका विश्व राजनीति व समाज का अगुवा देश बन जाएगा। तो जल्द ही अमेरिका विश्व राजनीति और समाज का अगुवा देश बन जाएगा, यह कथन तो सत्य है, लेकिन यह जो बात है, यह बात जेसी समल के द्वारा कही गई थी, और यह जेसी समल जो है, ये फ्रांसीसी विचारक नहीं थे बल्कि ये जर्मनी विचारक थे। तो यहाँ पर है जो ये गलत हो जाता है, ये बात जैसे सोमल के द्वारा ही कही गई थी, लेकिन ये जो फ्रांसीसी विचारक नहीं बल्कि जर्मन विचारक है। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा सही कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जैसी जैसी समोल फ्रांसीसी नहीं बल्कि जर्मन विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बानी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन के कूट का चयन कीजिए। तो जो अल्बानी सम्मेलन हुआ था, अल्बानी सम्मेलन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, जो हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से सत्य है। तो सबसे पहला है कि यह सम्मेलन 1754 ईस्वी में आयोजित किया गया, यह सत्य है। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा था, यह भी सत्य है। यह सम्मेलन फ्रांसीसी भय के कारण बुलाया गया, यह भी सत्य है। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलाडेल्फिया के प्रतिनिधि थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो फिलाडेल्फिया के नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि थे। तो ये बात है जो गलत हो जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलाडेल्फिया के नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि थे। तो 4 नंबर गलत है, 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो इसमें सही कथन पूछे 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अल्बानी सम्मेलन में बेंजामिन फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि थे। फ्रैंकलिन ने इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्थावान रहने का प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम अमेरिकी उपनिवेशों की स्वायत्तता की मांग रखते हुए फ्रैंकलिन ने अपने समाचार पत्र द गजट में कई टुकड़ों में कटे हुए सांप का कार्टून प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था जुड़ जाओ या मर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन को चुनिए। तो प्रथम प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, तो इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में किया था, यह सत्य है। दूसरा, इस सम्मेलन में ब्रिटिश व्यापार का बहिष्कार किया गया तथा सुरक्षा समितियां स्थापित की गई, यह भी सत्य है। सी नंबर है कि इसके अध्यक्ष के पेंटान रेडरोल्फ थे, पर इनकी मृत्यु के बाद हेनरी मिडल्टन अध्यक्ष बने, यह भी सत्य है। और चौथा नंबर है कि पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि जोसेफ गेलावे ने ब्रिटिश सम्राट की अध्यक्षता में एक संघ बनाने की योजना बनाई, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4, चारों ही जो इसके राइट होंगे। तो 1, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का अमेरिका में प्रथम उपनिवेश कौन सा था। तो फ्रांस का जो अमेरिका में प्रथम उपनिवेश था वह था क्यूबेक, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फिलाडेल्फिया को भ्रातृत्व प्रेम वाला नगर व क्रांतिकारियों की राजधानी कहा जाता है। 1608 ईस्वी में सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बस्ती के क्यूबेक नामक बस्ती बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि विश्व मेरा देश है, समस्त मानव मेरे भाई है और भलाई करना ही मेरा धर्म है। तो यह बात किसने कही थी कि पूरा विश्व ही मेरा देश है और समस्त मानव मेरे भाई है और भलाई करना ही मेरा धर्म है। तो यह जो बात कही थी, यह कही थी टॉमस पेन के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा।
उक्त कथन टॉमस पेन का है। टॉमस पेन ब्रिटिश मूल के अमेरिकी राजनीतिक विचारक व महान लेखक थे, जिन्होंने अमेरिकी क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति दोनों में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं है कॉमन सेंस, राइट्स ऑफ मैन, ए एज ऑफ रीजन और द अमेरिकन क्राइसिस। एडमंड बर्क ने फ्रांस की क्रांति पर विचार पुस्तक लिखी। अगर पॉमर की प्रमुख कृति द एज ऑफ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां दे रखे हैं, इन दोनों सूचियों को जो हमें सुमेलित करना है। जेफरसन, प्रत्येक मनुष्य और जन समूह को इस पृथ्वी पर स्वशासन का अधिकार है। यह बात सही है। तुर्गो ने कहा कि उपनिवेश उन फलों के समान है जो परिपक्व होते हैं डाली से पृथक हो जाते हैं। यह भी सुमेलित है। तीसरे नंबर पर है वेंटन। वेंटन ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। तो सह में 3 होगा। और डे से एडम्स, कैसी खूबसूरत सुबह है आज। तो सैमुअल एडम्स ने कहा था कि कैसी खूबसूरत सुबह है आज। तो द में 4 होगा। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की अंग्रेजी बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कृषि उत्पाद था। तो ये अमेरिका अमेरिका की जो अंग्रेजी बस्तियां उनमें मुख्य कृषि अगर उत्पाद की बात की जाए तो वह चीनी और तंबाकू था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला जो प्रत्यक्ष कर था वह था स्टाम्प अधिनियम, जो 1765 में आया था। स्टाम्प एक्ट 1765 में ग्रीनविले ने सभी राज्य के पत्रों पर लागू किया था, जिसका व्यापक विद्रोह हुआ। वर्जीनिया में पैट्रिक हेनरी ने पहला विद्रोह किया और नारा दिया, या तो स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। रॉन्टिगम ने 1766 में स्टाम्प एक्ट को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह युद्ध के बाद दक्षिणी अमेरिकी के संदर्भ में स्केलिवैक्स शब्द का क्या अर्थ है। तो स्केलिवैक्स का शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक दक्षिणी गोरा जिसने उत्तरी गोरों के वर्चस्व वाले संघ का निर्माण किया हो। तो एक दक्षिणी गोरा जिसने उत्तरी गोरों के वर्चस्व वाले संघ का निर्माण किया हो उसे इसे ही स्केलिवैक्स कहा गया। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम लोग उत्तरी अमेरिका के सभी पुरुषों को खत्म कर दें तो भी औरतों को जीतने के लिए हमें काफी लड़ना पड़ेगा। यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था क्योंकि अमेरिका में महिलाओं ने गुप्तचरों की भूमिका निभाई थी। लॉर्ड नॉर्थ ने यॉर्कटाउन युद्ध में कॉर्नवालिस के पराजय पर कहा था कि हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1766 में के घोषणा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 1766 का घोषणा अधिनियम था इसमें इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो इसमें असत्य कथन बताने हैं कि कौन से हैं। सबसे पहला इसमें कथन है कि ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया ताकि अमेरिकी कॉलोनियों से उत्पन्न राजस्व से 7 वर्ष चले युद्ध के खर्च को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ कॉलोनियों की रक्षा के लिए सेना को बनाए रखने के लिए खर्चों को वहन किया जा सके। तो यह बात है जो गलत है। दूसरा नंबर है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों के लिए ब्रिटिश सामग्रियों का आयात अनिवार्य कर दिया गया। तो यह बात भी गलत है। तीसरा, यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद को सभी मामलों में कॉलोनियों के लिए करों और निर्णय लेने का अधिकार है। तो यह बात है जो सही है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है सिर्फ वो बताना है। तो गलत कथन पहला और दूसरा है। तीसरा जो सत्य है इसमें सही नहीं पूछा, तो 1 और 2 इसका राइट होगा। 1 और 2 3 नंबर ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट 1765 का घोर विरोध हुआ। इससे इंग्लैंड में खलबली मच गई। 1765 की गर्मियों में मातृ देश में व्यापार गिरने लगा। ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के अंग्रेज व्यापारियों का बुरा हाल हो गया।
अतः विवश होकर इंग्लैंड की सरकार रंकिंगम ने 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट निरस्तीकरण तथा शुगर एक्ट में संशोधन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी कॉलोनियों पर यह सभी कर समाप्त करने की सलाह दी? तो वो कौन थे जिन्होंने ये सभी कर समाप्त करने की सलाह दी? तो वे थे पिट। एक नंबर ऑप्शन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने अमेरिकी कॉलोनियों पर से सभी कर समाप्त करने की सलाह दी थी, लेकिन जॉर्ज तृतीय के राजा बनने के 1 वर्ष के भीतर ही पिट को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और ग्रीनविले नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गुलाम प्रथा का उन्मूलन और 4 लाख गुलामों की मुक्ति। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह कोर्ट की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कथन बताने की कौन कौन से? पहला, गृह युद्ध के आरंभ के साथ अटलांटिक महासागर से होने वाले व्यापार पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो गया। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को दक्षिण से होने वाले कपास की आपूर्ति के एकाएक खात्मे के कारण आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शीघ्र ही यह संभल गया था क्योंकि ब्रिटेन ने आपूर्ति को अन्य स्रोत तलाश लिए। तो यह बात है जो गलत है। तीसरा नंबर है कि गृह युद्ध के दौरान दुनिया भर में छोटे रेशे वाले मिस्री कपास और लंबे रेशे वाले भारतीय कपास की भारी मांग थी। तो यह भी गलत है। और चौथा नंबर है कि अमेरिका में कपास के उत्पाद में पुनरारंभ होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर देखे गए। तो यह बात है जो सत्य है कि अमेरिका में कपास के उत्पादन का पुनः आरंभ शुरू हो गया था, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर देखे गए। तो इसमें 2 और 3 गलत है और 1 और 4 सही है। तो इसमें से हमें सही कथन बताने थे, तो 1 और 4 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमेरिकी गृह युद्ध से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है कि गृह युद्ध ने प्रशांत क्षेत्र और सुदूर पूर्व के अमेरिकी की अत्यधिक उग्र विस्तारवादी नीति को विफल किया। यह बात गलत है। दूसरा, गृह युद्ध ने फ्रांस को मुनरो सिद्धांत के अनुलंघनीय क्षेत्र में धावे करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भी गलत है। तीसरे नंबर पर है कि गृह युद्ध में दक्षिण की हार से क्यूबा में वाणिज्यिक उछाल आया। तो यह सत्य है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन बताना है, तो सही कथन इसमें 3 है। पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो केवल 3 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा कि केवल 3 जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध में चॉन्सलसर्विले की लड़ाई जो 30 अप्रैल से 6 मई 1863 को लड़ी गई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो यह हुकर तथा ली के बीच हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्णय शामिल थे? तो इसमें से कौन कौन से निर्णय शामिल थे? तो यहाँ पर 3 निर्णयों के उल्लेख कर रखा है। पहला, इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को स्वीकृत कर दिया। यह सत्य है। इसने शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार किया। यह भी सत्य है। इसने उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम की सहमति दी। तो यह भी सत्य है। तो 1 2 और 3 तीनों ही जो इसके राइट होंगे। तो इसमें पूछा है सही कथन कौन सा? तो 1 2 और 3 उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन और आज की इस क्रांति का अमेरिकी क्रांति टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। तो यह तथ्य है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के तथ्य जीवन स्वतंत्रता और सुख अनुसरण है। इसी के साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है यह राइट होगा। अमेरिकी क्रांति की जो क्लास थी इसमें 78 क्वेश्चन हमने किए। 78 क्वेश्चन के साथ ही अमेरिकी क्रांति का चैप्टर समाप्त होता है और इसके पश्चात कल की क्लास में हम फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो कल की क्लास भी आप देखना ना भूलें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।